Good morning students, how are you? I hope all of you are fine. Today we are going to explain the chapter the Indian Constitution. Okay, then what is the Constitution? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबसे पहले स्टैंडर्ड 6 में लोकल लेवल गवर्नमेंट पढ़ा, इसके बाद 7th में स्टेट लेवल गवर्नमेंट पढ़ा, अभी आपका नेशनल लेवल गवर्नमेंट है और ये कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होती है, ठीक है. देन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? देन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिस्टमैटिक कंप्लाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स टू रन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रूल है, रूल का एक सेट है जो किसी भी कंट्री को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी होता है. ठीक है, सिस्टमेटिक रूप से उसको चलाने के लिए ज़रूरी होता है. इट कैन बी इन रिटन और अनरिटन फॉर्म, ये रिटन और अनरिटन दोनों फॉर्म में ही होते हैं. एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रीएम्बल्स, और हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का संविधान है, वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है. ठीक है, देन व्हाट इज प्रीएम्बल्स? प्रीएम्बल्स मीन्स प्रस्तावना. ठीक है, जो स्टार्ट में आपका होता है ना, जैसे बुक के आप आगे इंडेक्स देखते हो, वैसे ही प्रीएम्बल्स है और इसके ऊपर ही पूरी कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड है. देन सेकेंड टॉपिक इज नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत कैसे पड़ती है? तो स्टूडेंट आपकी जो चैप्टर है, इट विल बी स्टार्ट विथ स्टोरी बिटवीन प्रियांशी एंड सचिन, जो 2011 के वर्ल्ड कप मैच के को लेकर के है. वो लोग ऐसी बातचीत करते हैं कि एक गेम को खेलने के लिए हमें कितने रूल्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो जैसे कि आप सपोज आप चेस खेल रहे हो, तो चेस में कितने सारे रूल्स होते हैं. सबसे पहला रूल्स तो होता है कि जो वाइट प्लेयर है वो पहले चलेगा, उसकी चाल सबसे पहले आएगी. ठीक है, उसी तरह जो घोड़ा है वो ढाई घर ही चलता है, जो हाथी है वो सीधी चाल ही चलता है. ठीक है, इस तरह के रूल्स है. सपोज अगर ये रूल्स ना हो चेस में, तो क्या आप गेम पीसफुली खेल पाओगे? नहीं, पूरी वो बर्बाद हो जाएगी, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर उसमें रूल ना हो. ठीक है, उसमें झगड़े होते रहेंगे गेम. तो सपोज जब गेम्स को प्रॉपरली खेलने के लिए हमें रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एक कंट्री को, जो वो भी पॉपुलस कंट्री है जैसे हमारी कंट्री इंडिया, उसको चलाने के लिए हमें कितने रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी? देन ये इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है. टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉपुलस नेशन वी श्योरली रिक्वायर वेल फ्रेम्ड रूल्स. ठीक है, तो हमें इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पूरी तरीके से श्योर रूल की ज़रूरत पड़ती है, जो वेल फॉर्म्ड हो उसकी. ठीक है, देन थर्ड टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उसकी स्टार्ट कैसे हुई? ठीक है, तो जब भी आज़ादी की हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो सबसे पहले ज़रूरत थी कि हमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है. ठीक है, फेडरल स्टेट है, इसकी वजह से. देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स लाइक डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी यहाँ चाहिए क्योंकि कई तरह की पब्लिक है यहाँ पे. सोशलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, अलग अलग धर्म है, तो हमें धर्म की निरपेक्षता चाहिए, सभी धर्म को इक्वलिटी चाहिए इसके लिए. एंड नेशनल यूनिटी, और इन सबों को लेने के बाद भी हमें नेशनल यूनिटी की ज़रूरत होती है. इन सबको लेकर के क्या किए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करना स्टार्ट किया, एक्सेट्रा. ठीक है, देन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन 19 दिसंबर 1946. तो जब लीडर्स लोगों ने ऐसा सोचा, तो उन्होंने सबसे पहले 19 दिसंबर 1946 में ये अपनी एक कमिटी बनाई. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. एंड इट कंप्राइज्ड ऑफ मेनी स्कॉलर्स एंड लीडर्स, और इसमें बहुत सारे लीडर्स और जो स्कॉलर्स थे, जो पॉलिटिक्स को, सिविक्स को जानते थे, कई देशों के बारे में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को वो जानते थे, तो वो लोग इसमें शामिल हुए. जैसे कि लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे दैट टाइम. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी एंड सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा. इस तरह के बहुत सारे जो उस टाइम के लीडर्स थे, वो लोग इसमें शामिल हुए. इसके बाद इस रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो जब ये बना, उसके बाद जो लीडर्स थे उनके बीच में इसको रिप्रेजेंट करना, फिर पब्लिक में इसको लेकर के आना, फिर उस पर एग्री करना, तो ये सब कैसे हुआ हम ये देखेंगे. देन सबसे पहले जो फ्रैंक एंथोनी थे, रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन. ठीक है, तो फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट किया. एंड HP मोदी रिप्रेजेंटेड द पारसीज.
इन द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी में सबसे ये दोनों लोगों ने सबसे पहले इनको रिप्रेजेंट किया, एंग्लो इंडियंस को और पारसीज को, ठीक है। इसके अलावा इसमें फीमेल मेंबर्स भी शामिल की गई, जैसे फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित वे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी में जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो जब वो कमेटी बना रहे थे तो उसमें प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। इसके बाद जो इसके हेड थे जो ड्राफ्टिंग के, डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी विच गेव द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फाइनली शेप। तो सबसे जो बड़े थे इसमें ऑफिसर या पदाधिकारी आप बोल सकते हो, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दिया। अब इसके बाद फाइनल शेप हो गया जब कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब इसको पास कब किया गया? देन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें कितना समय लगा आप देख लो, 1946 से स्टार्ट हुआ दिसंबर से और 26 नवंबर 1949 में ये बना। फिर उसके बाद इन्फोर्स होने में विच वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, और इन्फोर्स होने में इसने इतना समय लिया और ये फाइनली 26 जनवरी को इन्फोर्स कर दी गई, इसीलिए हम रिपब्लिक डे इस दिन मनाते हैं। थैंक यू। नाउ अब हम समझेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की की फीचर है उसको, ठीक है। देन की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स है वो 5 टाइप के हैं, ठीक है। देन फर्स्ट इज फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म मीन्स एग्जिस्टेंस of more than one level of government in India. There are 3 levels of government, ठीक है। तो मतलब फेडरल मीन्स है कि जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। और हमारे इंडिया में इसको 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके 1 से ज़्यादा लेवल हो उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। और पहला है सेंट्रल लेवल में हमारा नेशनल लेवल हो गया, ठीक है, जो आप अभी पढ़ रहे हो। स्टेट लेवल जो आपने 7th में पढ़ा गवर्नमेंट का, और लोकल लेवल जो पंचायती राज होता है जो 6 में पढ़ा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये एक फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट है सिस्टमेटिक है वो लेवल वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। फिर सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो कैसा है? पार्लियामेंट्री है, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड्स यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस, ठीक है। तो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडल्ट सरफेस से दी गई है, जो यूनिवर्सल है, जो हमारी यूनिवर्स की पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ उसमें से भी अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। देन पीपल हैव डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो पीपल जो है यहाँ के लोग हैं वो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ठीक है। एंड द वोटर्स ऑफ द कंट्री कैन कॉन्टेस्ट एंड इलेक्टर्स, और जितने भी इन इंडिया में सिटीजन्स हैं जो वोटर्स हैं वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं किसी भी इलेक्शन में, ठीक है। जस्ट लाइक डेमोक्रेसी यहाँ पे जो है और रिपब्लिक है, ये हमारी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिना पब्लिक के क्या बोलते हैं एडमायर के कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उनकी इच्छाओं को जानना जरूरी है। देन थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पावर्स की क्या है सेपरेशन है, अलग अलग पावर्स दी गई है। जैसे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स हैं, द स्टेट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन तीनों में क्या है ये पावर बटी हुई है, ठीक है। सेपरेशन इनकी अलग अलग पावर है। लेजिस्लेचर हमारा कानून बनाता है, एक्सिक्यूटिव उसको जो पीपल है वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर एक्सिक्यूट करने का काम करता है, और जुडिशरी क्या होता है अगर किसी भी तरह का कानून टूटता है या कोई अपने मनमाना काम करता है तो उसके लिए हमें न्याय की व्यवस्था भी है। देन ईच ऑर्गन एक्ट्स एज चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच इंश्योर बैलेंस ऑफ पावर्स ऑफ बिटवीन ऑल 3। तो ये जो 3 ऑर्गन्स है इसमें हर एक ऑर्गन्स जो क्या करता है एक दूसरे के काम को एग्जामिन करता है, उसको चेक करता है, ठीक है, और उन पर कंट्रोल भी करता है। द फोर्थ इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स हमारा जो धर्म है अलग अलग तरह के उन पे धर्मनिरपेक्षता इसको हम कह सकते हैं, मतलब हम सभी धर्म को एक समान मानते हैं। अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रोमोटेड एनी वन रिलीजियंस एज द स्टेट रिलीजन,
ठीक है। तो सेक्युलर स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे भी किसी भी एक रिलीजन को हम स्टेट रिलीजन नहीं मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी रिलीजन इक्वल है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल्स। देन फिफ्थ है फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारे नॉर्मली जो पब्लिक है, आम जनता है, उनके लिए उनको ये सारे पावर्स दिए गए हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। देन फंडामेंटल राइट्स, these rights protects citizen to live in a peaceful life in the country which they inhabitants। तो जो भी कंट्री में रह रहा है, जो जन्म से रह रहा है, उनको अपनी लाइफ को पीसफुली बिताने का, हैप्पीनेस के साथ बिताने के लिए पावर देता है, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको ऐसी राइट्स देता है। देन फर्स्ट राइट हमारी क्या होती है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। लॉ में सबसे पहले इक्वलिटी का राइट है, ठीक है, हमें हर चीज़ में समानता का अधिकार है। सेकेंड, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ठीक है, हमें रिलीजन में किसी भी तरह की पूरी तरह से आज़ादी है, आप कभी भी अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, आपको ऐसी पूरी फ्रीडम है कि आप पीसफुल एसोसिएशन या फिर असेंबली कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको जो लगता है वो आप किसी भी तरह से व्यक्त कर सकते हो, उसको स्पीच कर सकते हो और उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो। जैसे आपको कुछ भी पसंद आता है, आप अभी भी यूट्यूब पे कुकिंग आपको पसंद है तो आप अपने वीडियो फ्रीली अपलोड कर सकते हो, उस तरह से, ठीक है। फिर लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ हैं, ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपके सिविलियन राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और इस राइट्स को ही द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, ठीक है। तो ये जो रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, इसको हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एंड वॉच योर वीडियो, थैंक यू।